दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की ये जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा उन वर्ड मीनिंग की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, इसके अंदर जो ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में बताऊँ। और दोस्तों, आपसे एक और रिक्वेस्ट है, यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें और यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है व्हाट आ ट्रेजेडी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ट्रेजेडी एक नाउन है जिसका मतलब होता है दुखद घटना। व्हाट ए ट्रेजेडी मतलब कि दुखद घटना। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकें। और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले आप उसे ज़रूर नोट भी करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। एन ओल्ड ब्राह्मण नेम्ड रतिराम यूज्ड टू लिव इन आ विलेज सिचुएटेड ऑन आ रिवर बैंक। क्या मतलब हुआ? एंड ओल्ड ब्राह्मण मतलब कि एक बूढ़ा ब्राह्मण, नेम्ड रतिराम मतलब कि रतिराम नाम का, यूज्ड टू लिव। दोस्तों, ये यूज टू का मतलब है जब हम पास्ट के अंदर कभी ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी क्रिया को बराबर किया करता था, कंसिस्टेंटली किया करता था, वहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है। और यूज टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और लिव का मतलब होता है निवास करना, रहना, उसे लिव कहते हैं। तो क्या मतलब हुआ कि रहा करता था इन ए विलेज, एक गांव में। सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित होना, जो कि स्थित था ऑन आ रिवर बैंक। रिवर बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि रतिराम नामक एक बूढ़ा ब्राह्मण एक गांव में रहा करता था, यूज टू लिव इन ए विलेज, जो कि स्थित था सिचुएटेड ऑन ए रिवर बैंक, जो कि एक रिवर बैंक मतलब कि नदी के किनारे पर स्थित था। चलिए आगे देखिए। ही हैड एन ओनली सन। दोस्तों, हैड का प्रयोग जब किया जाता है जब हम पास्ट के अंदर ये शो करते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, और इसको कहा जाता है पास्ट पजेसिव सेंटेंस। और उसके लिए हमें हैड का प्रयोग करना होता है। तो क्या मतलब हुआ? ही हैड एन ओनली सन, उसका एक इकलौता बेटा था, नेम्ड यादराम, और जिसका नाम था यादराम। हु हैड बीन मैरिड टू अ वुमेन। दोस्तों, हु का एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है जो। तो क्या मतलब हुआ? हु हैड बीन मैरिड मतलब कि ये जो या जिसकी शादी की गई थी, टू अ वुमेन, एक महिला से, नेम दयावती, जिसका नाम क्या था? दयावती। चलिए आगे देखिए। दयावती न्यू द लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स। ये नो की सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों, जब हम पास्ट इंडेफिनेट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस चीज़ को भी याद रखें कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में प्रयोग किया जाता है, उसके अलावा कहीं पर भी सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए, इसका क्या मतलब हुआ? दयावती न्यू, दयावती जानती थी, द लैंग्वेज भाषा को, ऑफ एनिमल्स जानवरों की। तो क्या मतलब? एंड बर्ड्स और पक्षियों की। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो दयावती थी वो जानवरों मतलब पशुओं और पक्षियों की भाषा को जानती थी, मतलब समझती थी, जानती थी। बट लेकिन हर हस्बैंड एंड फादर इन लॉ, लेकिन उसका पति और उसका ससुर फादर इन लॉ वर अनअवेयर ऑफ इट। दोस्तों, अनअवेयर एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर लीजिए। अनअवेयर का मतलब होता है किसी चीज़ से अपरिचित होना, मतलब यदि आपको उस बारे में ज्ञान नहीं है, आप उस चीज़ से अवगत नहीं है, तो वहाँ पर हमें अनअवेयर का यूज़ करना होता है, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो आप इस लाइन का क्या मतलब समझ गए होंगे कि ये जो दयावती थी वो पशुओं और पक्षियों की भाषा समझती थी, जानती थी, लेकिन जो उसका पति था और जो ससुर था वो वर अनअवेयर ऑफ इट, वो इस बात से अनजान थे, मतलब उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। चलिए आगे देखते हैं। वन नाइट मतलब कि एक रात, यादराम एंड दयावती वर इन देयर बेडरूम। क्या मतलब हुआ कि एक रात जो यादराम था और जो दयावती वर इन देयर बेडरूम। बेडरूम का मतलब होता है शयन कक्ष, सोने का स्थान। तो वो अपने बेडरूम में थे, शयन कक्ष में थे।
हाफ अस्लीप, हाफ अस्लीप का मतलब होता है जब व्यक्ति पूरी तरह से ना सोया हो, गहरी नींद में ना हो, बस वो कच्ची नींद में हो तो उसे हाफ अस्लीप कहा जाता है, तो वो कच्ची नींद में थे। दयावती हर्ड आ जैकल्स कॉल, जैकल का मतलब होता है भेड़िया और यहाँ एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया गया जिसका मतलब होता है काके की। तो क्या मतलब हुआ, दयावती हर्ड, और ये हियर की सेकंड फॉर्म है, दयावती ने सुना। आ जैकल्स कॉल, एक जैकल की मतलब एक भेड़िए की आवाज़ को सुना। इट वॉज सेइंग, वो कह रहा था। अ कॉर्प्स इज फ्लोटिंग डाउन इन द रिवर, कि एक कॉर्प्स मतलब एक मुर्दा या कह सकते हैं लाश, एक मुर्दा है, इस फ्लोटिंग जो कि बह रहा है, डाउन इन द रिवर जो कि नीचे नदी में बह रहा है। इट हैज़ आ प्राइसलेस डायमंड रिंग, और हैज़ का प्रयोग किया जाता है पजेसिव के लिए प्रेजेंट में। इट हैज़ ए प्राइसलेस डायमंड रिंग, उसके पास एक प्राइसलेस, एक अनमोल हीरे की अंगूठी है, इन ए फिंगर, एक उंगली में। समवन टेक द रिंग, मतलब कोई उस अंगूठी को ले ले, एंड गिव मी कॉर्प्स टू ईट, और वो मुझे लाश को दे दे टू ईट, खाने के लिए। दयावती गॉट अप, दयावती उठी, एंड वॉकड टूवर्ड्स द रिवर, टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, तो क्या मतलब वो दयावती उठी एंड वॉक टूवर्ड्स रिवर, और वो नदी की तरफ चल दी। दयाराम सेंस्ड हिज वाइफ लिविंग, सेंस का मतलब होता है पता लग जाना, दयाराम को पता लग गया, हिज वाइफ लिविंग, जो उसकी वाइफ है, पत्नी है, वो जा रही है। ही गॉट अप, वह उठा, एंड फॉलोड हर, और उसका पीछा किया। द वाइफ ड्रैग्ड आउट द डेड बॉडी, जो पत्नी थी, और ड्रैग का मतलब होता है खींचना, और ड्रैग आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को खींच कर बाहर निकालना, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, और ये सेकंड फॉर्म है ड्रैग्ड आउट। तो क्या मतलब हुआ, द वाइफ ड्रैग्ड आउट द डेड बॉडी, जो पत्नी थी उसने उस लाश को खींच कर बाहर निकाला। द बॉडी वॉज ब्लोटेड, ब्लोट का मतलब होता है दोस्तों फूला हुआ होना, और अक्सर जो इस तरह की जो डेड बॉडीज़ होती हैं पानी में काफ़ी टाइम से पड़ी होती हैं, वो फूल जाती हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द बॉडी वॉज ब्लोटेड, जो बॉडी थी लाश थी वो फूली हुई थी। सो इसलिए दयावती पुट द फिंगर इन हर माउथ, इसलिए जो दयावती थी उसने उसकी फिंगर को, उंगली को अपने मुंह में रख लिया। एंड टुक ऑफ द रिंग बाय हर टीथ, और जो अंगूठी थी उसको उतार दिया अपने दांतों से। चलिए आगे देखिए। दयाराम वॉच्ड इट फ्रॉम बिहाइंड आ ट्री, क्या मतलब हुआ, वॉच का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ध्यानपूर्वक देखना, ध्यान से देखना, उसे वॉच कहा जाता है, और ईडी लगने के बाद ये सेकंड फॉर्म बन जाता है। तो क्या मतलब हुआ, दयाराम वॉच्ड इट, दयाराम ने इसको देखा, फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, एक पेड़ के पीछे से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, दयाराम ने इस चीज़ को देखा, पेड़ के पीछे से इस चीज़ को देखा, इसको देखा। ही थॉट, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, उसने सोचा, दैट की हिज वाइफ वॉज ए विच, जो उसकी एक वाइफ है वो एक विच है, विच का मतलब एक डायन है, चुड़ैल है, वाइफ वॉज ए विच मतलब कि डायन है। ही रैन होम, वह घर भागा, एंड ले इन बेड मोशनलेस, और वो बेड पर पड़ गया मतलब गिर गया, इन मोशनलेस मतलब कि बिना हिले डुले। आगे देखिए। इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में, ही टोल्ड एवरीथिंग, उसने सब कुछ बताया, टू हिज फादर, अपने पिता को। रतिराम एडवाइज्ड, रतिराम ने एडवाइज में सलाह दी, इफ़ यदि, शी इज़ विच की वो यदि वो चुड़ैल है, डायन है, यू मस्ट लीव हर इन ए जंगल, तुम्हें अवश्य ही उसे छोड़ देना चाहिए जंगल में। ऑन सम प्रिटेक्स्ट मतलब किसी भी बहाने से। लेट वाइल्ड बीट्स ईट हर, और जंगली जानवरों को उसे खाने दो, खाने देना। चलिए आगे देखिए। द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन, दयाराम सेट आउट विद हिज वाइफ, सेट आउट का मतलब होता है बाहर निकलना, दयाराम था वो अपनी पत्नी के साथ बाहर निकला, फॉर द जंगल, जंगल के लिए। दे स्टॉप्ड टू टेक अ ब्रीदर, ब्रीदर का मतलब होता है कुछ समय के लिए आराम करने के लिए बैठना, उसे ब्रीदर कहा जाता है, कुछ समय का जो छोटा सा ये कह सकते हैं एक तरह से ब्रेक, उसे ब्रीदर कहते हैं। तो क्या मतलब हुआ, दे स्टॉप्ड टू टेक ए ब्रीदर मतलब एक छोटा सा आराम करने के लिए रुके, अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे। आ स्नेक केम आउट एंड स्पोक, एक जो सांप था वो बाहर आया और बोला। ओ ट्रैवलर्स, यात्रियों, ट्रैवलर्स मतलब यात्रियों। आ फ्रॉग स्लीप्स इन अंडर द माउंड यू सी देयर, दोस्तों माउंड का मतलब होता है एक छोटा सा टीला जो मट्टी का बना हुआ होता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ओ ट्रैवलर्स मतलब कि यात्रियों। आ फ्रॉग एक मेंढक, स्लीप सोता है, इन अंदर, अंडर द माउंड मतलब उस टीले के नीचे,
यू सी जो आप देखते हो, देयर वहाँ पर, इन फ्रंट ऑफ यू आपके सामने, एंड और राइट बिलो इट और उसके ठीक नीचे, देयर इज़ ए ग्रेट रॉयल ट्रेजर एक शाही खजाना है। टेक दैट फ्रॉग आउट मतलब कि उस फ्रॉग को, मेंढक को बाहर निकालो, टू फीड मी मुझे खिलाने के लिए। देन फिर क्लेम द ट्रेजर, क्लेम का मतलब था दावा करना, ले लेना, और उसको जो ट्रेजर है मतलब खजाना है उस पर आप अपना दावा कर लो या आप उसको ले लो। चलिए आगे देखिए। दयावती वॉक्ड टू द माउंट, जो दयावती थी उस माउंट की तरफ मतलब जो टीला था मट्टी का उसकी तरफ गई। एंड स्टार्टेड डिगिंग और वो खोदने लगी, ये डिग मतलब खोदना और खोदने लगी, स्टार्टेड डिगिंग मतलब खोदने लगी। दयाराम ट्रेम्बल्ड एज ही थॉट द विच वॉज डिगिंग आ ग्रेव, ट्रेम्बल का मतलब था कांपने लग जाना, डर की वजह से जो दयाराम था वो कांपने लगा डर की वजह से। एज ही थॉट जैसा उसे लगा या उसने सोचा, द विच ये जो डायन है चुड़ैल है, वॉज डिगिंग आ ग्रेव फॉर हिम वो उसके लिए कब्र खोद रही है। ग्रेव का मतलब होता है कब्र, और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, GRAV, ग्रेव मतलब कब्र। तो क्या मतलब उसने सोचा कि जो डायन है चुड़ैल है वो उसके लिए कब्र खोद रही है। शी थ्रू द फ्रॉक टू द स्नेक, उसने उस फ्रॉक को, उस मेंढक को सांप के सामने फेंक दिया। द डग सम मोर, शी डग सम मोर और उसने कुछ थोड़ा और खोदा। एंड कॉल्ड आउट टू हर हस्बैंड और अपने पति को बुलाया। कम एंड सी, आओ और देखो। व्हाट इज़ डाउन हेयर, यहाँ नीचे क्या है। यादराम वॉज स्टन्ड टू सी अ ट्रेजर, और जो यादराम था वो स्टन्ड हो गया मतलब कि एकदम चौंक गया, टू सी अ ट्रेजर एक खजाने को देखकर। चलिए आगे देखिए। ही आस्क्ड, उसने पूछा, हाउ डिड यू नो, आप कैसे जानती थी, अबाउट द ट्रेजर, खजाने के बारे में। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है हाउ डिड यू नो, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है। और जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये प्रेजेंट नहीं, पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य, और जब भी आप पास्ट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको डिड का प्रयोग करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और यदि कोई उसमें इंटरोगेटिव वर्ड आता है तो आप उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद डिड लगाना, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब भी पास्ट इंडेफिनिट में आप कोई भी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। और यदि आप अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लें। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, उसने पूछा हाउ डिड यू नो अबाउट द ट्रेजर, मतलब कि आपको खजाने के बारे में कैसे पता था या कैसे जानती थी। हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने जवाब दिया, आई नो द लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स, मतलब मुझे पशुओं की या कह सकते हैं जानवरों की भाषा आती है, एंड बर्ड्स और पक्षियों की। तो उसकी वाइफ ने क्या बोला, हिज वाइफ रिप्लाइड, आई नो द लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स एंड वर्ड्स, मुझे पक्षियों और पशुओं की जानवरों की भाषा आती है। द स्नेक टोल्ड अबाउट दिस ट्रेजर, जो सांप था उसने मुझे इस ट्रेजर, इस खजाने के बारे में बताया। एंड वन नाइट, और एक रात, अ जैकल मतलब एक भेड़िया, इन्फॉर्म्ड अबाउट द डायमंड रिंग, उसने मुझे डायमंड रिंग मतलब कि जो हीरे की अंगूठी है उसके बारे में सूचना दी। चलिए आगे देखिए। शी शोड द प्राइसेस रिंग टू हर हस्बैंड, और दोस्तों शो का मतलब होता है दिखाना, और SHOW, और जब हम इसमें ED लगाएंगे तो ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ, शी शोड द प्राइसलेस रिंग टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति को वो प्राइसलेस मतलब जो अनमोल अंगूठी थी वो दिखाई। चलिए आगे देखिए। नाउ अब, यादराम रियलाइज़ का मतलब होता है किसी चीज़ का पता लगना, किसी चीज़ को महसूस करना। तो क्या मतलब हुआ, यह एहसास होना। नाउ यादराम रियलाइज द ट्रूथ, अब जो यादराम था उसे सच का एहसास हुआ, उसे सच का पता चला। ही सैड टू हर, उसने उसे कहा, लेट अस टेक दिस ट्रेजर होम, चलिए आओ चलो हम इस खजाने को घर ले चलें। चलिए आगे देखिए। वैन जब, दे रीच्ड नियर देयर हाउस, जब वे अपने घर के नज़दीक पहुँचे। यादराम स्पोक, यादराम बोला, फादर विल गेट एंग्री इफ़ ही सीज़ यू कमिंग बैक, क्या मतलब हुआ। दोस्तों एंग्री एक एडजेक्टिव है, और जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको गेट का प्रयोग करना होगा। गेट जो है वो इसकी सपोर्टिंग वर्ब है जो इसको वर्ब बनाने में काम आएगी। तो आपको इसमें जब आप गेट लगाएंगे तो ये वर्ब बन जाएगी। तो इस लाइन का क्या मतलब, और एंग्री का मतलब होता है क्रोधित होना, गुस्सा होना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, आप इसे ठीक से समझ लीजिए। फादर विल गेट एंग्री,
पिता जो है वो गुस्सा होंगे या कह सकते हैं क्रोधित होंगे इफ़ यदि ही सीज यू कमिंग बैक, यदि वो आपको वापस आता हुआ देखेंगे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, फादर विल गेट एंग्री इफ़ ही सीज यू कमिंग बैक। जो पिता हैं, पापा मतलब कि पिताजी हैं, वो आपको वापस आता हुआ देखकर नाराज़ होंगे या कह सकते हैं गुस्सा होंगे। सो इसलिए यू एंटर फ्रॉम द बैक डोर, इसलिए आप एंटर करना मतलब प्रवेश करना फ्रॉम द बैक डोर, पिछले दरवाजे से। चलिए आगे देखिए, दयावती प्रोसीडेड टूवर्ड्स द बैक डोर। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना और टूवर्ड्स मतलब की ओर। जो दयावती थी वो जो बैक डोर था, पिछला दरवाज़ा था, उसकी तरफ आगे बढ़ी। वैन द ओल्ड मैन सॉ हर कमिंग, और ये दोस्तों ये सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, और क्या मतलब हुआ, वैन द ओल्ड मैन सी हर कमिंग, जब बूढ़े आदमी ने उसे आते हुए देखा। ही थॉट, उसने सोचा, दैट की द विच हैड कम, मतलब कि जो डायन है, चुड़ैल है, वो आई है आफ्टर ईटिंग हिज सन, उसके बेटे को खाने के बाद। इन कन्फ्यूज़न मतलब उस कन्फ्यूज़न में, कन्फ्यूज़न का मतलब होता है ऐसी कोई सिचुएशन जब व्यक्ति कोई सही से फैसला ना ले सके। तो क्या मतलब हुआ, इन कन्फ्यूज़न मतलब उस कन्फ्यूज़न में, एंड फियर और उस डर में, ही हिट दयावती, उसने दयावती को हिट किया मतलब मारा, विद हिज स्टिक मतलब अपनी लाठी से, एंड किल्ड हर और उसे मार दिया। आगे देखिए, यादराम रिवील्ड द ट्रूथ। रिवील का मतलब होता है किसी बात का खुलासा करना, तो उसे रिवील कहा जाता है। आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा वर्ड है, REVEL, ये फर्स्ट फॉर्म है, और जब आप ED लगाएंगे तो ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, यादराम रिवील्ड, यादराम ने खुलासा किया द ट्रूथ, सच का। तो क्या मतलब हुआ, यादराम रिवील्ड द ट्रूथ टू हिज फादर, यादराम ने अपने पिता से सच का खुलासा किया। एंड बोथ, और जो दोनों थे, सेट डाउन, वो बैठ गए, इन ग्रीफ, दुख में, फीलिंग गिल्टी ऑफ मर्डर, मतलब मर्डर का मतलब हत्या, और गिल्टी मतलब होता है दोष, गिल्टी का मतलब होता है दोष। तो इस लाइन का क्या मतलब, वो दोनों नीचे बैठ गए, इन ग्रीफ, दुख में, फीलिंग गिल्टी ऑफ मर्डर, और वो अपने आप को फील कर रहे थे, महसूस कर रहे थे, गिल्टी मतलब कि दोषी महसूस कर रहे थे, ऑफ मर्डर मतलब हत्या का। चलिए दोस्तों, अब ये जो आज की हमारी ये कहानी है, इसका जो मॉरल है वो भी हम ज़रूर देख लेते हैं। इस कहानी का मॉरल क्या है, वन शुड थिंक बिफोर एक्टिंग। क्या मतलब हुआ कि कुछ भी करने से पहले हमें सोचना चाहिए। तो दोस्तों ये जो कहानी है, इसका मोरल बहुत ही अच्छा है कि हम कई बार जीवन में कुछ भी ऐसा कर देते हैं कि जिससे हमें बाद में पछतावा होता है। लेकिन जब भी हम कुछ करें तो हमें इन चीज़ों को याद रखना चाहिए कि कुछ भी कदम बढ़ाने से पहले, कुछ भी करने से पहले हमें उसके बारे में अच्छी तरह से सोचना भी चाहिए। तो दोस्तों ये आज की कहानी थी, और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर भी ज़रूर करें, और दोस्तों चैनल को प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें, और यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएँ। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।